ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो डाउट अभी कुछ रह गया तुम लोगों का जो पहले कल कर रहे थे उसमें? असाइनमेंट पहले कंप्लीट कर लो, है ना? फिर एक प्रॉब्लम क्लास होगी फिर से। मतलब एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना। यहाँ तक तो हो गया है। अभी मैं इसकी थ्योरी करवा देता हूँ। जब एक बार ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी ये वाली, तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर एक दो क्लास तक प्रॉब्लम क्लास रख लेंगे। तो उससे आपका जो क्वेश्चंस पीवाई क्यूज वाले एटलीस्ट रह गए होंगे उसको, है ना, पीवाई क्यूज कर लो ढंग से। सिलेबस पीवाई क्यू मॉक टेस्ट ये मस्ट है। उससे क्या होगा, तुम्हारा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसी को रिवाइज करो। डीपीपीज भी कर सकते हो, ऐसे बहुत है और डिफिकल्ट भी है, बट स्टिल ट्राई करना अच्छी बात है। बट टाइम है तो ठीक है, नहीं तो इससे कंप्लीट कर सकते हो। क्या करूँ, कुछ क्वेश्चन पूछना है इनमें से जो असाइनमेंट पीवाई क्यू वाले, या आगे थ्योरी करवा दूँ? थ्योरी करवा दूँ ना? तो चलो इससे यहीं से स्टार्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना? तो इसको बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। अभी तक जो था वो था पॉइंट एस्टिमेशन। सो क्या बोल रहा है ये? ओपन कीजिए। क्या करो भाई तुम? सर तो मैं सब करूँ ना, डीपीपी से लेकर। हाँ हाँ करो भाई, तुम्हारे पास तो टाइम है, आराम से करो। अच्छा है, फिर उसको रिवाइज भी करना है तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो जैसे जब हम लिखते हैं ना, पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो अभी तक मैं टी से डिनोट करता था, है ना, कि टी इज एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है कि टी जब लिखते हैं तो एक पर्टिकुलर हम स्टैटिस्टिक लिख रहे हैं, तो ऑब्जर्व वैल्यू करस्पॉन्डिंग कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो वो थीटा का एस्टिमेटर है। अभी जो हम बात करेंगे अब होगा इंटरवल एस्टिमेटर। इंटरवल एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो ये कुछ इंटरवल में आएगा T1 T2 के बीच। तो इस तरह से होगा। यहाँ T1 T2 भी एस्टिमेटर है या बोले स्टैटिस्टिक है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है ना, इंटरवल एस्टिमेटर। ओके। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है ना, यहाँ पे जो T1 T2 T है, वेयर T हो गया या T1 है या T2 है, दे आर स्टैटिस्टिक। तो है ना, ये है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। तो होता क्या है, जैसे अगर मैं इसको बोलता हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जैसे जैसे मैंने कहा कि थीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि थीटा बिलोंग्स टू दिस T1 T2। बट क्वेश्चन है कि क्या थीटा की जो एक्चुअल वैल्यू होगी, क्या वो सच में इसकी जो T1 T2 की वैल्यू आएगी गिवन सैंपल वैल्यूज के अलोंग, क्या हमेशा इसमें बिलोंग करेगी? क्वेश्चन ये है कि अगर हम जैसे मान लो, या एग्जांपल के लिए, जब आप एस्टिमेट करते हो थीटा इज इक्वल टू एक्स बार, और एक्स बार की वैल्यू मान लो अभी के लिए 1.5 आती है, तो क्या ये थीटा की एक्चुअल वैल्यू 1.5 ही होगी? ये ज़रूरी नहीं है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है ना। तो जो हमने एस्टिमेट किया है, अपना एस्टिमेशन क्राइटेरिया चेंज कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। या एस्टिम है ना, मतलब अलग अलग टाइप के एस्टिमेटर्स हैं ना। तो वैसे हो सकता है कि, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही होगा। जैसे अब हम कह रहे हैं कि विल एस्टिमेट थीटा बाय दिस इंटरवल। सो अभी थीटा का जो इंटरवल एस्टिमेटर होगा वो इस इंटरवल में होगा। तो अगेन क्वेश्चन ये है कि जो थीटा की एक्चुअल वैल्यू होगी, जो कि अननोन है एक्चुअली, क्या वो इसमें ही बिलोंग करेगी? तो क्या चांस है कि थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग करेगी? तो जरूरी नहीं कि एक्चुअल वैल्यू थीटा की इसमें बिलोंग करेगी। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं डिफरेंट क्राइटेरिया से। तो ये एस्टिमेटेड है। तो क्वेश्चन है कि कितना चांस है।
तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट। जैसे मैं पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बोल रहा है ना, तो क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है थीटा की वैल्यू इसमें बिलोंग करेगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थीटा विल बिलोंग टू दिस इंटरवल। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अब ये 90% है लेट से, तो हम बोलते हैं कि ये इंटरवल जो है, दिस इंटरवल इज 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हम बोलते हैं कि ये जो T1 कॉमा T2 है, दिस इज 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना, वही इंटरवल एस्टिमेटर कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं हम लोग। सो दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना, ये तो मीनिंग है। तो इसका अगर फॉर्मल डेफिनेशन लिखे तो यहां से मैं डेफिनेशन लिखता हूं, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट, दोनों रिलेटेड टर्म ही है, एक साथ ही डिफाइन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट, ये है आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट। तो यहाँ जो हम लिख रहे थे ना, जैसे ये, तो दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल और ये है कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट। कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट का मतलब हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, 90%, कि 90% चांस है कि थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग करेगी। तो ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हुआ, सिंपल है ना। तो जो डेफिनेशन है, तो यहाँ हम लोग 90% के बजाय हम लोग यूज़ करेंगे एक वर्ड आएगा ना। होता क्या है कि जैसे अभी रफली मैं नॉर्मल जैसा ही कर बनाता हूँ, जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल मान लो ये T1 है एंड दिस इज T2, है ना। तो ये मैं नोटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो जैसे है ना, T1 T2 के एस्टिमेटर है और T1 एंड T2 आर एस्टिमेटर। सो इसकी वैल्यू एक्चुअली गिवन जो रैंडम सैंपल की वैल्यूज होगी, जिसको ऑब्जर्व वैल्यूज लिखा रहता है या रियलाइज्ड वैल्यूज लिखा रहता है क्वेश्चन में या बुक में, सो वो अगर गिवन होगा, सो दिस इंटरवल इज कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है ना, कि थीटा की वैल्यू इस बीच में लाई करेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे इधर जनरली प्रोबेबिलिटी लोग हाफ लेते हैं, अल्फा/2 लेते हैं, इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा/2, बीच में कितना बनता है 1 माइनस अल्फा, ये जनरल नोटेशन है। या आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, कुछ जगह आपको ऐसा होगा कि जैसे रफली इस तरह से मान लो से डिफरेंट कर्व का। तो अभी जस्ट मैं नॉर्मल जैसा ही बना देता हूँ। जैसे ये है कि मान लो इधर अल्फा है, इधर अल्फा है, इधर बचेगा 1 माइनस 2 अल्फा, ये है। सो यहाँ पर T1 T2 है। तो ये जो इंटरवल है यहाँ पे जो हमने लिखा है अभी, दिस इज एक्चुअली T1 कॉमा T2 जो लिख रहे हैं हम अभी, इसका क्या है, दिस इज यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखो, ये 1 माइनस अल्फा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो 1 माइनस अल्फा जो नंबर है, कैन वी राइट दिस एज 100 टाइम 1 माइनस अल्फा और इसका परसेंटेज लगा दे, बात वही है ना, 100 अल्फा। या एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं 90% लिख रहा था, तो जैसे ये जो 90% लिखा है, इसका क्या मतलब है 0.90, यही ना। सो 0.90 को आप 90% लिखते हैं, तो वैसे ही 1 माइनस अल्फा को आप 100 टाइम 1 माइनस अल्फा परसेंट लिख सकते हैं। वैसे ही 0 पॉइंट है ना, ये 0.9 है एक्चुअली। तो 0.9 को आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 90 हो गया, फिर परसेंट लगा दीजिए, जैसे वहाँ चेंज कर रहे हैं। सो वैसे ही आप देखेंगे ऐसा ये लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा 100 1 माइनस अल्फा परसेंट। अगर यहाँ लिखूँ मैं, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है, सो इसका जो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है, सो ये इस बीच का ना, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, सो 1 माइनस 2 अल्फा। तो अगेन इसको आप लिखोगे, सो 100 टाइम 1 माइनस 2 अल्फा परसेंट हो जाएगा, है ना। 100 टाइम 1 माइनस 2 अल्फा परसेंट, तो 100 टाइम 1 माइनस 2 अल्फा परसेंट हो गया सर। तो इसको ऐसा लिखेंगे, दिस इज 100 1 माइनस अल्फा परसेंट इंटरवल या कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना। इंटरवल या कॉन्फिडेंस यहाँ पे वर्ड यूज होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है। यहाँ भी लिखेंगे जैसे यहाँ पर T1 T2 इस केस में जो है, तो दिस इज यहाँ होगा 100 1 माइनस 2 अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये तो मैं जस्ट मीनिंग बता रहा हूँ, यही डेफिनेशन भी है। तो अगर फॉर्मली डेफिनेशन लिखे कि
तो ये लोग जो डेफिनेशन लिखते हैं बुक वाले, तो अभी मैं एक्चुअली जैसे डिफाइन करूंगा तो मैं एग्जैक्ट इंटरवल डिफाइन करूंगा, है ना। जैसे बुक में थोड़ा अलग अलग तरीके से डिफाइन रहता है, जैसे रोहतगी में इनइक्वालिटी के थ्रू डिफाइन किया है, बाकी बुक में देखोगे इक्वालिटी के थ्रू डिफाइन करता है, इस तरह से लोग। इसमें थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है ना। देखो, सो अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेट ना करके, कि एन इंटरवल हाँ, कुछ पूछना है किसी को, ठीक है ना। तो एन इंटरवल, ये T1 कॉमा T2, यहाँ पे क्या है। सो पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। सो लेट थीटा बी एन अननोन पैरामीटर, ठीक है, and let T1 and T2 are statistic. Then an interval T1 T2 is called 100 1 minus alpha percent confidence interval. This interval is called 100 1 minus alpha percent confidence interval if and only if probability of theta between T1 and T2 is more than equal to 1 minus alpha, ठीक है। जनरली लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो रोहतगी में डेफिनेशन है कि थीटा इस इंटरवल में बिलोंग करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम 1 माइनस अल्फा होनी चाहिए, ठीक है, ये है। ओके, और ये जो मिनिमम वैल्यू है, देखो इस बुक में ऐसा डिफाइन किया है, कुछ बुक में देखोगे तो वो लोग ऐसे डिफाइन करते हैं इक्वलिटी के थ्रू। तो जनरली क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो हम यही जनरली यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना। जैसे मान लो अगर ऐसा है कि एक्चुअल डेफिनेशन तो हालांकि यही है, कम से कम, है ना, प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1 माइनस अल्फा। लेकिन जैसे मैं पीछे लिख रहा था कि, है ना, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी लिख रहा था, तो होता क्या, हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं स्मॉलेस्ट लेंथ वाले कॉन्फिडेंस इंटरवल में। मतलब हमें क्या चाहिए, जैसे मैं तुम्हें अभी एग्जांपल दे रहा था, जैसे हो सकता है एक दो और एग्जांपल होता क्या है, मान लो जैसे यही एग्जांपल है, तो जैसे अगर ये वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल कंसीडर करोगे, सो इसका लेंथ हो सकता है जैसे ज़्यादा है, और इसमें प्रोबेबिलिटी एग्जांपल के लिए चलो मान लो अभी है 60%, और जबकि ये वाला पार्ट जो है इसका लेंथ कम है, लेकिन हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसा कुछ आ जाए 60% बजाय कुछ, है ना, कितना होगा, या इसको थोड़ा भी कम कर दो अभी के लिए, मान लो 30% है, और हो सकता है यहाँ भी 30% ही आ जाए एग्जाम्पल के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है ना, तो लेंथ कम होगा, फिर भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी। यहाँ एरिया, है ना, इसका एरिया इसका एरिया हो सकता है इक्वल है, या थोड़ा सा लेंथ यहाँ बढ़ा दो अगर वैसा लग रहा है तो कहने का मतलब देखो एक्चुअली क्या होता है ना,
कॉन्फिडेंस इंटरवल यूनिक नहीं होता है। मतलब हम एक पैरामीटर के लिए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर निकालना है तो हम इन्फिनाइटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल लिख सकते हैं जिसका कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 90% ही होगा। मतलब हम एक पैरामीटर के लिए वी कैन राइट इन्फिनाइटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा थीटा बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, तो सब में आंसर मान लो 90% ही आएगा। तो ऐसा हो सकता है, तो ये कोई यूनिक नहीं होता है। बट हाँ, अगर बोल देता है स्मॉलेस्ट लेंथ का कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो वो यूनिक होगा। फिर स्मॉलेस्ट लेंथ का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा, तो वही जनरली हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं फाइंड करने में कि कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ। जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है ये 30% कॉन्फिडेंस इंटरवल, हो सकता है ये 30% है, या हो सकता है यहाँ पे ये 30% है, या कुछ ऐसा हो सकता है। या जैसे मैं 90% की बात कर रहा था यहाँ पे, जैसे ये मैं 90% की बात कर रहा था ना, तो डिपेंड करता है तुम कहाँ फिट करते हो। जैसे अगर मैं इधर फिट करूँगा, अगर इसको मैं इधर फिट करता हूँ तो 90% लाने के लिए बहुत ज़्यादा लेंथ चाहिए होगा मुझे। अगर इधर मैं फिट करूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ 90% प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए मुझे लेंथ बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, या है ना, आगे तक जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहने का मतलब यहाँ पे पीक के अराउंड, अगर हम ये जो पीक है इसके अराउंड इंटरवल बनाएंगे तो कम लेंथ में ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कवर हो जाएगी, तो उसका लेंथ कम होगा यहाँ पे और कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट सेम होगा। अगर हम साइड में बनाएंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पे आएगा एक टर्म वन साइडेड, टू साइडेड, है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उसकी बात करेंगे अभी हम। ठीक है ना, अभी तो ये एक डेफिनेशन है। एंड यहाँ पे जो 1 माइनस अल्फा है, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। एक्चुअली मेनली तुम लोगों को ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अपडेट करके डिफाइन करूंगा, है ना। सो मेनली जब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होता है ना, तो हम एग्जैक्ट इक्वलिटी की बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पे जाने के बजाय, तो हम लोग थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन यूज करेंगे। एंड यहाँ पे जो है कि दिस इज 100 माइनस अल्फा परसेंट एंड ये जो नंबर है हेयर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी या इसकी जो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी आएगी, वो हम बोलेंगे कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। तो वही मैं कह रहा हूँ, अभी इसको कॉम्प्लिकेट करने के बजाय मैं इसको इक्वलिटी के थ्रू डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अभी ये डेफिनेशन यूज करके चलता हूँ, ठीक है। सो अभी हम इसको ये यूज करते हैं डेफिनेशन के लिए। मैं कोई कुछ बुक में वैसा लिखता है, बाद में इसने भी वीके रवायतगी ने पहले ऐसा डिफाइन किया है, बाद में इसको रेस्ट्रिक्ट करके फिर इक्वलिटी पे ही आ गया है। तो मतलब कुछ बुक में अपने तरीके से डिफाइन करके चीज़ों को वैसे प्रोसीड किया हुआ है, बट अभी के लिए मैं ये डेफिनेशन लेके चलता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट 1 माइनस अल्फा। सो दिस इज कॉल्ड दिस, एंड ये छोड़ के मैं ऐसे ले लेता हूँ, हेयर 1 माइनस अल्फा इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, क्योंकि स्पेशली जो जैम लेवल के प्रॉब्लम्स है ना, जैम के, वो इसी डेफिनेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो उतना कॉम्प्लिकेट ना करके, क्योंकि तो वो चीज़ें ना, कई बार चीज़ें लेवल पे डिपेंड करती है, तुम किस लेवल पे स्टडी कर रहे हो। जब हम, जैसे एग्जांपल के मैं बता देता हूँ कि जब हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में थे, टीचर क्या बोलते थे कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। लेकिन अभी तुम्हें अगर पूछा जाए, तुम ये नहीं कह सकते कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पाई इरेशनल है, 22/7 रैशनल है, इक्वल कैसे हो सकता है ना। लेकिन वहाँ हम अज्यूम कर लेते थे कि हाँ, पाई की वैल्यू जो है 22/7 है। स्कूल डेज की बात कर रहा हूँ, तो स्कूल डेज में इतना थोड़ी हम सोचते थे कि पाई इरेशनल है, ये रेशनल है, इक्वल हो ही नहीं सकता, कैसे इक्वल ले रहे हैं, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन अब हम सोचते हैं। सो मैं अभी बता देता हूँ, अभी पाई इक्वल नहीं होता 22/7 का ना, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, ऐसा होता है ना। अभी तुम्हें पता है ऐसा क्यों है। सो हम लोग वहाँ अप्रॉक्सीमेट करते, इसलिए ऐसा लेते थे। सेम चीज़ें कई बार लेवल पे डिपेंड करती है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके, जैम लेवल के लिए दिस डेफिनेशन इज एनफ, और इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है ना, तो अभी मैं ये डेफिनेशन लेके आगे बढ़ूंगा इसके साथ कि मेरे पास एक इंटरवल है T1 T2 एंड दिस इज कॉल्ड 101 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा बीइंग बिटवीन T1 एंड T2 ये 1 माइनस अल्फा हो जाए। तो हम बोलेंगे कि ये जो इंटरवल है T1 T2 ये 101 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल है, या थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, और इसी 1 माइनस अल्फा को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, ठीक है। तो T1 T2 कॉन्फिडेंस इंटरवल हुआ, और ये जो T1 T2 कॉन्फिडेंस इंटरवल हुआ, और 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट हुआ, है ना। इसी को मैं अगर रीराइट करूं, तो कहने का मतलब ये हो गया
कि ये यही है ना कि प्रोबेबिलिटी थीटा बिलोंग्स टू T1 T2 is 1 minus alpha. So this is confidence interval and this is confidence coefficient. ठीक है ना, CC मतलब confidence coefficient. अच्छा, confidence coefficient, ठीक है हाँ, और ये confidence interval है, ठीक है ना। किसी को डाउट है पूछो, कुछ पूछना है इस डेफिनेशन से रिलेटेड? तो ये सिंपल डेफिनेशन है जिसको मैं यूज करूंगा, ठीक है अभी के लिए। ओके जैसे एक दो क्वेश्चंस करके दिखा देता हूं। तो अभी के लिए कुछ पीवाई क्यूज करके दिखा देता हूं जो डेफिनेशन पे डायरेक्ट आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ डेफिनेशन पे, ये डेफिनेशन पे, इसी पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें एग्जाम में। तो तो जब अगली बार मैं डेफिनेशन पूछूं तो यही डेफिनेशन बताना कि T1 T2 इज 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा बिलोंग्स टू, मतलब थीटा इज मोर देन इक्वल टू T1 लेस देन इक्वल टू T2 इज 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा 90 हो सकता है। अब कोई सोच रहा होगा सर 1 माइनस अल्फा क्यों लेते हैं, अल्फा क्यों नहीं लेते? अल्फा ले सकते हो, लेकिन उन्होंने ऐसा डिफाइन किया, उसका लॉजिक तुम्हें बताया ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, क्योंकि ये इस साइड को जनरली है ना अभी इक्वल रखते हैं। तो इसको बोलते हैं, अभी जो मैं लिख रहा हूँ इसको बोलते हैं टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसकी वजह क्या है कि दोनों साइड एस्टिमेटर है इसीलिए, तो इसको बोलते हैं टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ कैसे मान लो मैं 90% जब लिखता हूँ, अगर मैं लिखूंगा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इसका मतलब है कि आपको ये समझना है कि 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 90% है, ठीक है ना। जो 1 माइनस अल्फा है ना, बच्चा गलती क्या करता है, जो बिगिनर लोग हैं वो क्या करता है, अल्फा को मान लेता है 90%, तो वहाँ मिस्टेक होती है, ध्यान रखना है ना। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में दिया है कि 90% कॉन्फिडेंस, जो हमने डेफिनेशन लिखा है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमसे बोलता है कि फाइंड करो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, या इंटरवल दे रखा है, पूछेगा कि ये कितना परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो वहाँ पे जो आप निकालोगे 1 माइनस अल्फा निकालोगे, अल्फा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ से अल्फा 10% आ जाएगा। सो जो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आपकी 90% है। सो मतलब 1 माइनस अल्फा 0.90 है, और अल्फा निकालोगे तो ये 0.10 जो कि 10% हो जाएगा। सो जब भी कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट पूछे जाएंगे तो आप 1 माइनस अल्फा की वैल्यू निकालोगे, ठीक है है ना। बाद में यही रिजेक्शन रीजन आता है टेस्टिंग में। अभी ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो आएंगे आगे, ये सब थोड़ा रिलेटेड है, कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिलेटेड है थोड़ा सा, तो ठीक है। सो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे हम कह रहे थे इंटरवल ना, जैसे क्या होता है अभी जो मैंने लिखा है, सो लेट से ये यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, सो ये 90% है, या 90% बोलने के बजाय मैं सीधा सीधा अभी 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कि ऐसा बनाया जाए कि यहाँ पे लेट से T1 है, और या है ना कैसा ही मान लो कि इधर T1 है, लेट से यही है, चलो ये मान लो T1 है, इधर प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है ना। या ऐसा हो सकता है कि ऐसा है यहाँ पे कोई नंबर T1 के बजाय चलो T3 कर देता हूँ, यहाँ पे T4 है, ये 1 माइनस अल्फा है, ठीक है ना। सो इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है। सो जैसे होगा क्या, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें है T1 कॉमा T2 इज 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना CI। यहाँ पे जब लिखेंगे सो T3 से प्लस इन्फिनिटी इज 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहाँ पे आप लिखेंगे सो माइनस इन्फिनिटी से T4 इज 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना। तो इसको बोलते हैं टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये जो है टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और ये दोनों क्या है, ये वन साइडेड वाले हैं, वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्योंकि एक है ना, एक इधर जा राइट साइड, एक लेफ्ट साइड ठीक है, डेफिनेशन ओके है। मैं कह रहा था क्वेश्चन एक दो करवा देता हूँ ना। तो इस पर कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट डेफिनेशन पे आए हैं एग्जाम में, PYQs में भी, और ऐसे ही मिल जाएगा तुम्हें।
यहाँ पे निकालने हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सा 90% कॉन्फिडेंस लेवल है ना। तो इस पे आते हैं अभी। पूछ रहा है कि 90% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर थीटा इज आर। सब में वही है, हमें फाइंड करना है। तो अभी थोड़े आसान सा क्वेश्चन देखता हूँ। वैसे तुमने वो तो पढ़े ही हैं, तुम लोगों ने क्या पढ़े हैं, ये 2 सैंपल साइज का है। तो अगर मैं पूछूं क्या ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे इस क्वेश्चन में? अगर मैं इसी क्वेश्चन को रीराइट कर देता हूँ जस्ट समझने के लिए, तो क्या आएगा? अभी इसको रहने दो ना, क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे एक बार पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लोगे तो। 95% कौन सा है? जैसे ये क्वेश्चन आते हैं, ये है ना। तो जैसे आपसे क्या पूछ रहा है, ये डेफिनेशन पे है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें पूछा गया है देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि x1 x2 x3 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम, क्या है, x1 x2 x3 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे तो x माइनस म्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो एक्सपोनेंशियल 1 आएगा, ठीक है, x माइनस म्यू का। अब कह रहा है कि x1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, x1 इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम ऑफ x1 x2 x3 be a real number, then x1 minus c to x1 is a 97% confidence interval for mu if c equals to। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि c की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये जो इंटरवल हमने दिया आपको t1 t2, ये जो इंटरवल है ये 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाए। तो सिंपल डेफिनेशन पे है, इस तरह क्वेश्चन आएगा, आप डेफिनेशन लगाओ। तो हमें क्या बोला गया है कि, ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो हमें बोला गया, अरे इससे तुम्हें टेंशन नहीं लेना है कि ये इंटरवल ओपन है कि क्लोज्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता है कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशली एंड पॉइंट को इंक्लूड करो ना इंक्लूड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और जनरली जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपसे निकाले, जो हम लोग फाइंड करेंगे, वो सब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। तो सिलेबस में भी क्या है, नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल, यही 2 डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर फाइंड करने का है तो। डेफिनेशन में तो कुछ भी आ सकता है, जनरली फाइंड करने का एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल, ओनली दीज 2 डिस्ट्रीब्यूशंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको निकालना है। सो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ ओपन इंटरवल है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्लोज होता तभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। सो ये जो इंटरवल दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस सी टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हम लोग डेफिनेशन जानते हैं किसका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, फॉर म्यू। म्यू यहाँ पैरामीटर है, तो हम लोग सिंपल डेफिनेशन लगाएंगे। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि म्यू की वैल्यू इसके बीच होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 97% है, यही है जी, ठीक है ना। सो म्यू की वैल्यू इस इंटरवल में होने की प्रोबेबिलिटी 97% है। ये बिल्कुल मैंने ये वाला डेफिनेशन लगाए हैं कि दिस इंटरवल इज कॉल्ड दिस परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस टू दिस, ठीक, ये डेफिनेशन लगाया। सो है ना, तुम यहाँ कैपिटल लिखो या स्मॉल, मतलब क्लोज लिखो या ओपन इंटरवल लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस सिंपल। अब आपको सिंपल एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं हो गया ये, कि आप सॉल्व करके सी निकाल पाएंगे, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ, देखो ये एक सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया जिसमें मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पता है। सो इसमें मैं क्या करता हूँ कि हम पहले फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स घटा देते हैं। सो तीनों में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस सी, यहाँ हो जाएगा 0। थोड़ा सा और काम करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये कितना चल रहा है, 0.97, ठीक है जी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी
यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस म्यू। अब माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो आपको पता होगा जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो ये आ जाएगी 0 से सी, दिस इज 0.97। ठीक है, अब आपको सी फाइंड करना। अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जो आप देख पा रहे हैं कि ये शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है। अगर x माइनस एक्स मोर देन म्यू है तो x माइनस म्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो x माइनस म्यू को अगर y नाम रख दूं मैं, है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज y आई टेक x माइनस म्यू, तो y जो कि x माइनस म्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा। तो y का फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मिनिमम ऑफ ऑल y आई, तो ये x का फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस म्यू, क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट है ना, तो मिनिमम लेने पे म्यू ही रहेगा, तो इसमें बस फर्स्ट ऑर्डर लगेगा। तो बताइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा। सो इफ एक्स आई माइनस म्यू हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल 3। हाँ, सो यहाँ पे सिंपल है ना कि आप क्या करेंगे, पैरामीटर ऐड हो जाता है, मिनिमम है ना, यहाँ n की वैल्यू 3 है, सैंपल साइज आपको 3 दे रखा है, n की वैल्यू आपको 3 दे रखा है, तो ये एक्सपोनेंशियल n जो कि हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1 + 1 + 1, रेट ऐड हो जाता है, सो रेट 3 हो गई। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस म्यू हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 3। तो अभी के लिए इसका कुछ नया नाम देते y1। तो अब तो आसान नहीं हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया कि प्रोबेबिलिटी, चलो इसका नाम कुछ रख दो, टी रख दो, लेट से टी, या कुछ भी नाम दे सकते, कोई भी रैंडम वेरिएबल यू अपनी मर्जी से कोई नाम दे दो। तो ये कहीं ना कहीं इसका नाम मैंने रख दिया। सो ये जो है प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन y1 लेस देन सी इज 0.97। क्या आप लोग सी नहीं निकाल पाएंगे अब। इसका एक्सपोनेंशियल 3 का पीडीएफ तो पता ही है मुझे, तो यहाँ से जो y फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है y में लिख देता हूँ, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो 1/3 e की पावर माइनस y/3 y मोर देन 0, यही होगा। तो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन पीडीएफ इज गिवन। तो जब पीडीएफ गिवन होता है तो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन 0 से c, सो इंटीग्रेशन 0 से c, इसका पीडीएफ जो कि है 1/3 e की पावर माइनस y/3 dy इज इक्वल टू 0.97। अच्छा, सी डी एफ के थ्रू भी जा सकते थे आप, है ना, तो ये सी डी एफ एट वो था फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, वो भी सही है ना। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा, इफ़ यू इंटीग्रेट ये आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस c/3 इज इक्वल टू 0.97। अब आप लोग थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके बताइए सी क्या आया, ट्राई कीजिए और सी की वैल्यू बताइए।
आ गया। तो कितना आया सबका ये 4.5756 10 भी आ गया। 10 कैसे आ गया? सबका अलग अलग आ रहा है। किसी का 1.16। 4.56 या 57 ऐसे। अच्छा, अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? तो एक तो तुम लोगों को सीखना पड़ेगा सेम ही आ रहा है। कि कैलकुलेटर में लॉग यूज करना है या एलएन यूज करना है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कैलकुलेटर में दो ऑप्शन रहता है ना, एक एलएन का एक लॉग का। तो यहाँ पे एलएन यूज करना होगा। ध्यान रखना बेस ई है, तो हम लोग जब लॉग भी लिखते हैं उसका मतलब एलएन ही है। तो कैलकुलेटर में एलएन के थ्रू आप आंसर निकालो। तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये पहले तो बताओ भाई, अलग अलग आंसर तुम लोग तो कैलकुलेशन करवाओगे मुझसे। तो इसमें क्या है, यहाँ से है ना, ये इधर चला जाएगा ई की पावर माइनस सी वाई थ्री, कितना आ जाएगा 0.03, यही है। और फिर माइनस सी वाई थ्री बराबर एल एन 0.03। तो सॉल्व कर लो, सी की वैल्यू -3 टाइम एल एन 0.03, यही आएगा जी। अब बताइए, ये फाइनल बताइए कितना आया? 10.5 है, माइनस 10.5। हाँ, ये तो नेगेटिव नंबर है, तो 10.5 एग्जैक्ट। देख लीजिए एक बारी, हाँ 52 है ना, 5152 अप्रॉक्स जो भी लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे का आंसर टाइप है तो इतना वो मैनेज कर लेगा। तो है ना, एग्जाम में रेंज होगा 10.5 से 10.55, इस तरह से आंसर होगा 10.50 टू 10.55। किसी को डाउट है इसमें? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में था तो इसको अपन ने मतलब एक्सपोनेंशियल 3 फॉलो कर रहा है, तो 1/3 ई की पावर -1/3 के लिए 3 ई की पावर -3y क्यों नहीं लेके सॉल्व किया? हाँ हाँ, अगर वैसे सॉल्व कर रहे हैं तो सर 1.16 आंसर आ जा रहा है, मतलब वो एक्सपोनेंशियल को। हाँ सर, वही तो, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल 3 है ना, तो आपने 1/3 कर दिया है पीडीएफ में। तो हाँ ठीक तो है। सर ओ पैरामीटर अच्छा अच्छा नॉट गिवन। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, मैंने लिखने में गलती किया है क्या? आपने उसको आ, मीन ले लिया है 3, तो वो रेसिप्रोकल हो गया है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो मतलब 3 यहाँ लेंगे, 3 लेंगे तो फिर 1.16 आएगा। ओके ओके, दिस इज माय मिस्टेक। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल 3 था ना, तो 3 यहाँ पे क्या लिया है मैंने? रेट लिया है एक्चुअली। तो यहाँ मैंने एक्चुअली ये पीडीएफ किसका ले लिया मैंने, ये यहाँ पे रेट 1/3 कर दिया है। ओके ओके, सो ये एक्चुअली मैंने एक्सपोनेंशियल 1/3, अच्छा ये मेरी गलती है, ठीक है ना। तो यहाँ से, अरे यार ये ना प्रेजेंस ऑफ माइंड ना लूज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, y1 ऑफ y, तो इतना लेट से तुम लोग क्यों बता रहे हो, पहले बताते ना, इतना लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे y मोर देन 0, यहाँ पे एक्चुअली रेट 3 है, मीन 1/3 है। तो जो मैंने पीडीएफ लिखा था वहाँ पे रेट 1/3 है, मीन 3 हो जाएगा। तो ये रेट बोल रहा था ना, रेट 3, रेट ऐड हो जाते हैं। सो इसका मतलब वो मैंने गलती किया है, ठीक है ना। अब सही है, तो यहाँ से क्या है, तो इसको ऐसे ही लिख लो, छोड़ो। अब ये CDF ऑफ y1 एट c इज 0.97, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस ई की पावर -3 इंटू सी, दिस इज 0.97। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वो है ना, ये सब सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.03। तो एग्जाम में तो है ना, ये एग्जाम में ये गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके आंसर गलत आएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -3 सी इज ln 0.03। तो जो c की वैल्यू है -1/3 ln 0.03। अब सही है, ठीक है। सो अब आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये आ रहा अब, ठीक है। हाँ हाँ, तो वो मैंने गलती किया था कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो सो इसका कितना आ रहा, 1 पॉइंट समथिंग, 1.15 ऐसा कुछ, 1.16। हाँ ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना ना, ये एक्सपोनेंशियल 1 था, तो जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेते हैं तो रेट ऐड होता है, तो एक्सपोनेंशियल n हो जाता है, और n वहाँ रेट है, तो रेट और मीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेट n है तो मीन 1/n होगा, ठीक है।
सो मीन यहाँ पे क्या है ना, मीन 1/3 है, रेट 3 है, तो ये होगा मतलब एक्सपोनेंशियल लैम्बडा जब हम लिखते हैं ना तो रेट लैम्बडा, तो ये वाला ध्यान रखना है जब हम लिखते हैं ना, ये तो हमने पहले भी, क्योंकि इसमें थोड़ी क्लैरिटी जरूरी, वरना गलती हो सकती है। सो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, यहाँ हम रेट ले रहे हैं लैम्बडा, सो रेट जब लैम्बडा लेंगे तो मीन 1/λ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस केस में जो पीडीएफ आएगा इसका हम लोग लिखेंगे लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, ठीक है। तो ये है, एंड एक्स मोर देन 0, तो ई एक्स इज 1/λ, वेरिएंस एक्स इज 1/λ², यही था ना। और इस वाले केस में इस पीडीएफ के लिए जो एमजीएफ आता है ये लैम्बडा अपॉन लैम्बडा माइनस टी, यही आता है ना। तो भैया इसी होगा 1 - t/λ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यही है इस पीडीएफ का करस्पॉन्डिंग एमजीएफ। ओके ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ जो हम लिखते हैं रेट लैम्बडा की बात कर रहे हैं, ठीक है ओके। सो ये मतलब समझ आया ना। तो मतलब मेथड समझना था कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैसे यूज करना है। तो हमें जब कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन होगा तो कोई नंबर पूछा जाएगा तो सिंपल है कि हमने म्यू की वैल्यू इसमें होने की प्रोबेबिलिटी 97% दे रखी है, तो 97% यहाँ पे कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट है, तो 97% इज द कॉन्फिडेंस कोइफिशिएंट। अब इसको हमने समहाउ सिंप्लीफाई किया, पहले फर्स्ट ऑर्डर स्टेट्स घटाए, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन आ गया एंड देन वैल्यू आ गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो इस टाइप का, फिर हम आगे थ्योरी कंटिन्यू करता हूँ। तो इस पे तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा अभी। 2 पैरामीटर नॉर्मल है, मतलब 2 सैंपल नॉर्मल है ना। जैसे ये बीच वाला है, अगर इसको वेरी सेम ही क्वेश्चन है ना ये तो अगर आपसे पूछा जाए अभी के लिए तुम्हें बी चेक करना है, बी ट्रू है कि फॉल्स है, तो मेनली ये डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी तुम बाकी ऑप्शन भी देख सकते हो, लेकिन बाकी अभी जो मुझे आगे और डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे तुम्हें क्या, जो पिछला क्वेश्चन किया ना, तो मेनली अभी आपको बी पार्ट करना है और बी पार्ट बताना है सही है कि गलत है। तो अभी आपको ये चेक करना है ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना। सो बी ऑप्शंस यू हैव टू चेक, ये चेक करो, सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो ये क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये जो है मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस ln 0.05 अपॉन n कॉमा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये आपको आंसर यस नो में बताना है। तो सेम चीज करेंगे जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, एग्जैक्टली सेम वे है ना। तो आपको बताना है यस या नो, करके देखिए जरा। यहां सैंपल साइज n है, ठीक है। बाकी पार्ट भी हम डिसाइड कर लेंगे, अभी तुम बी पार्ट सॉल्व करो जस्ट। है ना, वहां पे सी था तो आपसे सी पूछ रहा था, अब ये सी गिवन है, अब आपसे पूछ रहा क्या ये सही है कि गलत है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। तो बिल्कुल सेम चीज करो जो आपने पिछले क्वेश्चन में की है, ट्राई करके देखिए।
ओके ट्रू है, ठीक है। ठीक है, तो मुझे इसमें सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, जैसे पीछे आपने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ये भी कर लेंगे आप लोग, सेम ही है। ओके जी, सो क्या करेंगे आप, सिमिलर ही है जैसे अभी ये चेक करना था कि आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसका, थीटा का ना, थीटा मोर देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस ln 0.05 अपॉन n दिस। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देखो, तो क्या करोगे, फिर से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स घटा लो जैसे पीछे हमने कैलकुलेशन किए थे, तो ln 0.05 अपॉन n टू 0, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा, ऐसा होगा देख लो, तो माइनस ln 0.05 अपॉन n, ये आ गया। अब फिर से सेम लॉजिक है क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वही है जो पहले था, सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन था सेम ही है कि यहाँ पे ईच एक्स आई, तो ईच एक्स आई माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा एक्सपोनेंशियल 1। सो व्हेन यू टेक फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तो ये रेट ऐड होके एक्सपोनेंशियल n, तो इसका अभी नाम जैसे मैंने y1 रख दिया, इसका yi रख दिया, तो जो y1 का pdf होगा रेट n है ना, तो n e की पावर माइनस एन वाई y मोर देन 0, और इसका जो cdf होगा, सो दिस इज 1 माइनस e की पावर माइनस एन वाई, ये भी CDF है, वन काइंड ऑफ है ना, ये अगर इसको आप y1 नाम दे दो तो ये CDF ही है। सो दिस इज अ CDF ऑफ y1 एट माइनस ln 0.05 अपॉन n, ठीक। सो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या इसका CDF होता है 1 माइनस e की पावर, या EXP लिख देता हूँ, e की पावर, ये y के प्लेस पे ये आएगा है ना, ये जो y है इसके प्लेस पे वो क्वांटिटी माइनस n टाइम, और y के प्लेस पे वो रख दो, तो माइनस ln 0.05 अपॉन n, देख तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा और दूसरा n कैंसिल, सो n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो बचा 1 माइनस e ऑफ लॉग कैंसिल, तो 0.05, तो ये हो गया 0.95 विच इज़ 95%। तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये ठीक है। किसी को डाउट तो बताइए, आप सबने सॉल्व कर ही लिए होंगे, ठीक है आगे चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है ना, जनरली मिलेंगे आपको, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं और भी, जहाँ पे आपको अभी बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे हम, बाकी डिसाइड करेंगे क्या है। ये भी सभी सब फॉर्मूले से डायरेक्टली आ जाएगा, इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला है, जितने क्वेश्चंस आए हैं ये सब है डायरेक्टली फॉर्मूला है, ये टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस लेवल मिला दिया है, ये भी ऐसे ही है। तो अभी देखो, अभी जो क्वेश्चन किया सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन है फिर से, तो क्या डिफरेंस आएगा, ये 2 लगा दिया तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आंसर आपको लगता आना चाहिए। जो अभी पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं ये भी उसी के पैरेलल है, एग्जैक्टली पैरेलल क्वेश्चन है, बस कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है ना। देखिए तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए, कितना % कॉन्फिडेंस लेवल है। एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से फ्रेम हुआ, पिछला 3 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन था 3, एक में सी पूछ लिया, एक में सी दे दिया, पूछा 95% है या नहीं है, तीसरा में पूछ रहा है कितना % है बताओ,
सोच के आंसर बताओ, क्विकली आंसर बताओ, डेफिनेशन पे है। तो अगेन सिंपल थिंग इज यू हैव टू फाइंड म्यू मोर देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 2/n ln 5 लेस देन फर्स्ट। ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं, सेम तरीके से। ये सब जैम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 96%। 96%। बाकी लोग देखिए आपका भी यही आ रहा है। सो इज इट 96% फॉर एवरीवन? डन जी, तो मुझे सॉल्व तो नहीं करना ना, डन। सो अच्छा, अलग अलग आ गया, 96 98 भी आ गया। अब बताओ भाई कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रही है देखो। सर हाँ, वहाँ पे मतलब एलन का वैल्यू लेंगे कि लॉग का? बेस ई है ना, तो एल ही लेंगे ना, जहाँ भी बेस ई है एल ही होगा। लॉग जो कैलकुलेटर में है उसका मत, जो कैलकुलेटर में लॉग का टैब दिखता है आपको, वो एक्चुअली लॉग विथ बेस 10 के लिए है, और जो एल है वो लॉग विथ बेस ई के लिए है। तो यहाँ बेस ई लिख तो रखा है, तो जब भी लॉग विथ बेस ई होगा तो एल ही लगाना है। और लोग बताओ भाई, 2 लोगों ने सिर्फ आंसर बताए, 2 3 लोगों ने, 2 लोगों के 96 आए हैं, एक के 98 आए हैं, और लोग ट्राई करो। तो हाँ, तो 96 ही आ रहा है इसका मतलब, ठीक है ना। 96 ही होगा, चेक करो लॉग के, मुझे लगता है उसमें गलती किया होगा, ठीक है। एल ही लेना है, ठीक है ना। तो सिंपल है, मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन किए सेम ही है, जैसे ये हमने किया, जैसे ये हमने किया, बिल्कुल क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉमन ही था, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है अब वही इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है, और वही इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक ही क्वेश्चन समझो 3 बार अलग अलग साल में आए हैं, बस थोड़े से पैटर्न बदल दिए। जैसे ये क्वेश्चन अभी के लिए है, ये भी डेफिनेशन पे ही है। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये कि x1 x2 xn be the random sample from normal mu 16 if a 95% confidence interval for mu is this then n की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ये भी डेफिनेशन पे है, आपको गिवन है कि म्यू की वैल्यू
एक्स बार माइनस 0.98 से एक्स बार प्लस 0, देखो अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं, एक अप्रोच ही है, और भी अप्रोच इसके हैं। सो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली आप बता देंगे, जिन लोगों को नहीं याद है तो वैसे प्रोसेस कर सकते हैं। ये दे रखा है तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि n क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये क्वेश्चन है। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, पिछले 3 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल था, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। ठीक है जी, देखिए तो वहाँ पे आप जब भी नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले एक्स बार को माइनस कर दीजिए, तो माइनस 0.98 से प्लस 0.98, ये है 95%। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको फिर से ठीक कर लो, एक्स बार माइनस म्यू कर लो, तो तभी कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं 0.98 से, क्योंकि ये हो जाएगा दिस प्रोबेबिलिटी इज 95%। अब यहाँ से इसको हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना है, तो एक्स बार माइनस म्यू, तो सिग्मा बाई रूट एन, सिग्मा है 4 बाई रूट एन, यही चीज़ यहाँ करना है 0.98 अपॉन 4 बाई रूट एन, एक यहाँ माइनस होगा ना, माइनस 0.98, और प्लस इसको मैं दूसरे मेथड से ही बाद में सॉल्व करूँगा, जब हम फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। अभी मैं डेफिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ, तो 4 अपॉन रूट एन, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 95%। अब ये तो z बन गया ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि नॉर्मल है तो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई n, तो उसके इतर ये z बन गया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, सो अभी के लिए क्या हो गया, अभी है प्रोबेबिलिटी z बिटवीन दिस, है ना, कैंसिल भी कर सकते हो, 98 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8, 18, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो 2 से कहा ना कैंसिल कर सकते, जो भी है। सो 0.98 रूट एन अपॉन 4, और यहाँ है 0.98 रूट एन अपॉन 4, ये है 0.95। हाँ 5 में जा सकते हो आप, तो ये जस्ट नेगेटिव नंबर एक दूसरे का है ना, तो क्या होगा अगर आप 5 में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 मतलब 5 द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, यही बनेगा। तो 5 ऑफ 0.98 रूट एन अपॉन 4 माइनस, यही होगा 5 ऑफ, तो तुम्हें पता है ना माइनस को 1 माइनस कर सकते हैं, तो वही है, बाद में अपना चेंज कर लेना। तो और ये प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.95, तो इसको हम है ना नेगेटिव वाले नंबर को लिख सकते हैं 1 माइनस, तो 1 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाला जो नंबर है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, ये 1 माइनस सेम क्वांटिटी, तो प्लस हो जाएगा 2 टाइम 5 0.98 रूट एन अपॉन 4, है ना, दिस इज इक्वल टू 0.95। तो यहाँ से आ गया 2 टाइम 5 ऑफ 0.98 टाइम रूट एन अपॉन 4, 1 में चला जाएगा 1.95। इस 2 को अगर राइट में शिफ्ट करोगे, इस 2 को भी भेज दो उधर, तो इस 2 को भी उधर भेज दोगे तो ये अपॉन 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया 0.9 समथिंग आएगा ना, 975। अब ये आप देखोगे जिस ईयर का क्वेश्चन है ये किस ईयर का था, उसके फर्स्ट पेज पे दे रखा होगा 14th है ना, तो आपको ये बता रखा होगा
कि फाई ऑफ दिस 0.975 होता है, या एग्जाम में दिया होता है, कई बार पेज लोग मिस कर देते हैं, यहाँ पे है देखो। तो 0.975 कहाँ पे मिल रहा है आपको? ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में गिवन होगा, ये पेपर ही ओरिजिनल पेपर है ये। तो आपको बता रखा है कि बहुत सारा डेटा दे रखा है, आपको देखना है कि आपके लिए क्या यूज़फुल है। तो यहाँ फाई ऑफ 1.96 0.975 है, तो ये फाई ऑफ 1.96, तो इसका ये मतलब समझ आया हमें, है ना, 0.975 आया। तो हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि ये जो नंबर है ना, तो इसका मतलब ये जो है ना फाई ऑफ 1.96 था ना, ये 0.975 होता है। ये जो फाई है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का CDF कॉन्टिन्यूस होता है, सपोर्ट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो कहने का मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, तो 0.98/4 इंटू रूट n बराबर 1.96। तब तो आप लोग इजीली n बता देंगे, बताइए, बहुत लोगों ने निकाल भी लिया होगा। ठीक है जी, तो 4 दूने 8 8 है ना, और स्क्वायर कर देंगे तो 64। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द वन वे। इससे आसान तरीका भी है, जब आपको फॉर्मूला जिन लोगों को याद होगा कि म्यू का होता है x बार माइनस सिग्मा बाई रूट n जेड अल्फा बाई 2, उससे भी आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन से किया हमने। तो अभी 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए डेफिनेशन से, कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का एक्चुअल डेफिनेशन है कि T1 T2 इंटरवल इज कॉल्ड 101 minus alpha % confidence interval if and only probability of parameter belongs to T1 between T1 and T2 is 1 minus alpha। तो उस डेफिनेशन से सॉल्व किया तब भी है ना, ये आ गया। तो इस तरह क्वेश्चंस है। तो थ्योरीज तो ऑलमोस्ट पता ही होगा सबको, मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है। थ्योरीज तो बुक में भी लिखी हुई है और आप लोगों को पता भी है, सबने पढ़ा है। ये 2 पैरामीटर नॉर्मल का है ना, यहाँ देखो 2 अलग अलग सैंपल दे रखे हैं, तो इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी थ्योरी देखते हैं। ये क्या पूछ रहा है गेट में, ये कौन सा है। तो इसके लिए अगर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं तो हर ऑप्शन वाइज अगर मैं सॉल्व करके देखूं, जैसे अभी के लिए मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो तो होगा क्या कि डेफिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये 4 ऑप्शन है, अब आपको बताना है कौन सा है। इसमें से हमें बताना है कि विच वन इज द देखो। सो क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक, एक्स अपॉन, अच्छा ये तो पता ही नहीं, भी पढ़ाना है मुझे, भी डिस्कस करना है कि व्हाट इज पाइवोट containing the confidence interval for theta, which one of the following is 80% confidence interval for theta। तो इनडायरेक्टली देखो चेक क्या करना है, तो आपको ये चेक करना होगा पहले ऑप्शन में कि थीटा इज मोर देन 10 पॉइंट दिस 541 लेस देन 31.623, ये 80% आएगी क्या, ये आपको चेक करना है, यस और नो। सेम थिंग फॉर द अदर ऑप्शंस। तो इन चारों ऑप्शन में आपको चेक करना होगा कि किस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी 80% हो सकता है मोर देन 1। यहाँ पे हालांकि MCQ है तो ये एक ही ऑप्शन पूछ रहा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट चारों इंटरवल ऐसा हो कि चारों में प्रोबेबिलिटी 80% आ जाए, तो उस केस में चारों सही हो सकता है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नॉट यूनिक, है ना, अलग अलग जगह पे आप प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मान लो चलिए तो कोई और डिस्ट्रीब्यूट, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी मान लो यहाँ से यहाँ तक प्रोबेबिलिटी 90% है, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक 90% है, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक 90% है, तो उसके हिसाब से तुम एडजस्ट कर सकते हो वैल्यूज़ को। तो यू कैन मेक इन्फिनाइटली मेनी कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द सेम कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, 80% यहाँ चाहिए, तो 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल इन्फिनाइटली मेनी बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। हमें वो 2 नंबर चूज करने हैं जिसके बीच की प्रोबेबिलिटी 80% हो जाए, तो पूरा रियल नंबर अनबाउंडेड है, मैं कहीं भी चूज कर सकता हूँ। तो मैं कोई भी 2 पॉइंट ऐसा चूज करूंगा नंबर लाइन पे जिसके बीच की प्रोबेबिलिटी 80% आ जाए,
तो वो 80% कॉन्फिडेंस लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो ये चीज़ है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस इन्फाइनिटली में नहीं हो सकता है, और लेंथ कोई फिक्स नहीं है। अगर हम वन साइडेड लेते हैं कि चलो ये हमारा 80% कॉन्फिडेंस है, लेंथ इन्फाइनाइट है वन साइडेड का, है ना, तो वन साइडेड इंटरवल लेंगे यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, कि इस पॉइंट से लेके इसके बीच की प्रोबेबिलिटी मान लो 80% आ गई, 80%, तो मतलब ये है, इसका लेंथ तो इन्फाइनाइट है वन साइडेड इंटरवल का, है ना। जैसे मैं अभी लिख रहा था ना इंटरवल, जैसे आपको लेंथ की बात करें, जैसे ये है, तो यहाँ जो मैं डेफिनेशन लिखा था अभी, अगर आपसे पूछता है कि इसका लेंथ क्या है, व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, तो यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये तो टू साइडेड है, तो टू साइडेड है तो इसका लेंथ हो जाएगा T2 माइनस T1, लेकिन यहाँ पे पूछेगा व्हाट इज लेंथ, लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो लेंथ मतलब इंटरवल का लेंथ, है ना। तो किसी इंटरवल का लेंथ कैसे निकालते हैं, राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट, या राइट एंड माइनस लेफ्ट एंड, सो दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा यहाँ से, सो लेंथ तो इन्फिनिटी हो जाएगी। सो कोई भी वन साइडेड जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसका लेंथ इन्फिनिटी आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का लेंथ फाइनाइट ही हो, है ना। जो भी वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा, हम ये इन तीन इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बनाए जा सकते, मतलब मेनली तो तीन टाइप है, बट ये यूनिक नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ लेंथ T2 माइनस T1 है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का लेंथ फाइनाइट भी हो सकता है, मे बी फाइनाइट, इट इज नॉट श्योरली फाइनाइट। कॉन्फिडेंस इंटरवल लेंथ मे बी इनफाइनाइट, अगेन नॉट श्योरली इनफाइनाइट, है ना, मे बी इनफाइनाइट। तो इस तरह के ऑप्शंस भी एग्जाम में आए हैं जैम में, जहाँ देखो वो लिखा हुआ ऑप्शन में कि इंटरवल मस्ट बी फाइनाइट, इंटरवल मस्ट बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मस्ट बी फाइनाइट लेंथ, वहाँ तुम्हें डिसाइड करना है। तो वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू से फॉल्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करूंगा, पहले ये टर्म मैंने डिफाइन नहीं किया है, तो ये टर्म अभी डिफाइन करूंगा, क्योंकि इसी टर्म के हेल्प से हम बाकी कॉन्फिडेंस लेवल भी फाइंड करेंगे, नॉर्मल का, एक्सपोनेंशियल का, पाइवट, तब इसको डिस्कस करेंगे बाद में क्योंकि वर्ड देखा नहीं मैंने, पाइवट अभी डिफाइन करना, व्हाट इज अ पाइवट या पाइवोटल क्वांटिटी। जैसे ये फॉर्मूला है, यहाँ भी है वही, डेफिनेशन से भी आप जा सकते हो, यू कैन गो विद डेफिनेशन, तभी आंसर आ जाएगा, नहीं तो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये तो टेस्टिंग है, और टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस लेवल को मिक्स कर दिया, यही है बस, बाकी तो वही रिपीट होगा अब। ओके, तो अभी हम जो अभी क्वेश्चंस किया हमने वो डेफिनेशन बेस्ड था, ठीक है। मैं आगे थ्योरी कंटिन्यू करता हूँ, टाइम है ना, सो हाँ अभी तो बहुत टाइम है। तो देखो अगला जो टर्म आता है यही आता है कि हमने भी डिफाइन किया व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड व्हाट इज कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। अब एक वर्ड आता है पाइवट, जो वहां लिखा हुआ था, या कई बार कई बुक में ऐसा लिखता है पाइवोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या है, इसका डेफिनेशन पाइवट, या इसे वो पाइवोटल क्वांटिटी बोलते हैं। So this will help us to derive confidence interval of unknown parameter in the given distribution. So मान लीजिए ऐसा है कि let x1, x2, xn be a random sample from a distribution containing unknown parameter कंटेनिंग अननोन पैरामीटर थीटा, ठीक है। तो जैसे हमने स्टैटिस्टिक डिफाइन किया था, तो क्या था स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन क्या था, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल फ्री फ्रॉम द पैरामीटर। हाँ, तो ये उससे ही रिलेटेड है थोड़ा सा, बट एग्जैक्टली नहीं है, तो अलग अलग है ना।
देखो तो क्या होगा कि जो पाइवोट है, पाइवोट इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड पैरामीटर्स। तो यहां पे पैरामीटर्स अलाउड है, सो एंड पैरामीटर्स एंड पैरामीटर थीटा whose distribution is free from parameter theta। देखो तो स्टैटिस्टिक क्या होता था, स्टैटिस्टिक इज फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल विदाउट पैरामीटर हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ डिफरेंस क्या आया बस कि ये फंक्शन है रैंडम सैंपल एज वेल एज पैरामीटर का फंक्शन है, लेकिन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सो अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं कि लेट यू टेक x1 x2 अप टू xn, ठीक। सो दिस बी IID नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक, वेयर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर अननोन पैरामीटर, दोनों अननोन है, ठीक, अननोन है। तो जैसे मैं अगर लिखता हूं एक क्वांटिटी, चलो Q1 लिखता हूं x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n, ये है x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n। तो बताओ Q1 एस्टिमेटर है क्या, क्या स्टैटिस्टिक है Q1? तो पहले तो ये बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, नॉर्मल 0 1। सो नाउ द क्वेश्चन इज Q1 क्या है। मैं अगर इसमें क्वेश्चन बनाऊं कि Q1 एस्टिमेटर है या मतलब स्टैटिस्टिक है या पाइवट क्वांटिटी है या दोनों है या कोई भी नहीं है। सो व्हाट इज डेफिनेशन, डेफिनेशन देखो, कैन वी से दिस इज अ स्टैटिस्टिक, Q1 is a statistic, yes or no? No, sir. स्टैटिस्टिक है। सो ये जो Q1 है, हाँ बोल रहे हैं कुछ लोग, नो कुछ लोग यस बोल रहे हैं, यस भी बोल रहे हैं कोई, किसी को लगता है Q1 इज एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक? ये फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है, लेकिन क्वेश्चन है क्या ये एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक है? तो आंसर इज नो, है ना। ये जो Q1 है, Q1 इज नॉट स्टैटिस्टिक। क्यों भाई? क्योंकि स्टैटिस्टिक का जो डेफिनेशन उसमें ये होता है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली रैंडम सैंपल, ठीक है ना, एंड विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी पैरामीटर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का उसमें कोई चक्कर नहीं है, स्टैटिस्टिक में डिस्ट्रीब्यूशन का कोई चक्कर नहीं है। शायद मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व कर दिया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जो हम स्टैटिस्टिक लिखे थे, स्टैटिस्टिक या यही एस्टिमेटर बनता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एनी फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, रैंडम सैंपल x1 x2 xn which is free of parameter, which is free of unknown parameter। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर में डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम नहीं है, मतलब डेफिनेशन में डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं, मान लो अभी के लिए कि जैसे मैं लिख रहा था x1 x2 xn, इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, जहां पे दोनों अननोन है, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर अननोन, यह दोनों अननोन है हमारा, ठीक। सो दिस, अब यहां पे जैसे मैं लिखता हूं जस्ट x बार, so yes this is statistic, statistic है। क्यों? दिस इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल दैट इज
फ्री ऑफ पैरामीटर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जबकि हम निकालेंगे, जबकि T1 जो x बार है इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई n है। तो क्या यहाँ पे हम T1 को बोल सकते हैं कि ये पाइवट है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं सर, है ना, पाइवट होने के लिए जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री होना चाहिए, और स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है डेफिनेशन में। जैसे इतना ही है कि वो फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल होने चाहिए, है ना। जैसे हमने और भी जैसे एस स्क्वायर ही लेते हैं या n-1 एस स्क्वायर। सो ये जो है n माइनस एस स्क्वायर, यही चीज़ सिंप्लीफाई होके आता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर I from 1 to n. This is statistic और this is estimator. This is statistic. But अगर मैं बात करूं कि T3 ले ले n-1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, क्या ये स्टैटिस्टिक है? नो सर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हालांकि काई स्क्वायर n-1 आता है ना यहाँ पे नॉर्मल में। सो दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक बिकॉज इसमें सिग्मा स्क्वायर इन्वॉल्व है और सिग्मा स्क्वायर एक अननोन पैरामीटर है। तो स्टैटिस्टिक होने के लिए फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल जो कि पैरामीटर से फ्री हो वो है। सो दिस इज, ये जो T3 है, T3 जो है, T3 इज नॉट अ स्टैटिस्टिक। बट क्या ये पाइवट क्वांटिटी हो सकता है? पाइवट हो सकता है ये, हाँ या ना? T3 is pivot or not? This is definition of pivot. बोलो भाई। ये तो है Q1 तो है पाइवट, स्टैटिस्टिक नहीं है। अब मैं ये पूछ रहा हूं ये जो T3 लिखा है, क्या ये T3 स्टैटिस्टिक तो नहीं है, पाइवट है या नहीं है? हाँ है ना, ये होगा ना, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड एस्टिमेटर विच इज फ्री ऑफ पैरामीटर, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ पैरामीटर। इसमें कहीं भी म्यू और सिग्मा स्क्वायर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है नॉट अ स्टैटिस्टिक। बट जो T3 है, तो इसलिए मैं T से डिनोट करना नहीं चाहता है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम T जनरली मैं तब लिखता हूँ जब हम लोग, तो इसको अभी के लिए Q3 बोल दो या Q1 बोल दो। सो ये Q3 इज नॉट अ स्टैटिस्टिक, बट Q3 जो है इज अ पाइवोट या पाइवोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को मैंने आगे भी कंटिन्यू किया है। सो ये है ना, सेम एग्जाम्पल को यहाँ भी कंटिन्यू किया है। So x bar minus mu upon sigma by root n is not an estimator, not a statistic, but it is a pivotal quantity, ठीक है। So जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, अच्छा इस क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन एक बार पाइवट है ना, ये तो पाइवट को यूज करके सॉल्व करने वाला है। तो अभी जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन 1 है कि x1 x2 xn be IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, ठीक। देन जैसे मैं अगर t या कोई q डिफाइन करता हूं, तो q इज -2 लैम्बडा समेसन एक्स आई। दिस इज क्या होगा? पहला क्वेश्चन है
क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बताइए। क्या आंसर होना चाहिए इसका? आई थिंक माइनस हटाना चाहिए ना, मैं माइनस लिखना जरूर, माइनस हट जाएगा ना, ई की पावर माइनस ऑलरेडी होता है, तो मैंने -2 लो, माइनस नहीं होगा ना, माइनस हटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस एक्स्ट्रा ऐसा है, चेक करो, बिना माइनस के आ जाएगा ना, माइनस की जरूरत है, बिना माइनस के ही का स्क्वायर 2n हो जाएगा। ठीक है भाई, देख लो। सो दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिक बिकॉज पैरामीटर इज इन्वॉल्व, स्टैटिस्टिक में कभी पैरामीटर नहीं होगा, तो ये स्टैटिस्टिक तो नहीं है। और पाइवट, पाइवट है क्या? तो क्वेश्चन ये है, पाइवट होने के लिए क्या चाहिए कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल इन पैरामीटर हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर, तो फ्री फ्रॉम पैरामीटर, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के देखते हैं। तो ईच एक्स समेशन एक्स है, ईच एक्स एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो आई फ्रॉम 1 to n वी नो गामा n कॉमा लैम्बडा हो जाएगा। और जब आप 2 लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्स आई को यहाँ से, तो जो आप के मल्टीप्लाई करते हैं वो डिवाइड कर देता है सेकेंड पैरामीटर को, तो ये हो जाएगा गामा n कॉमा लैम्बडा अपॉन 2 लैम्बडा। ठीक है, ये मैं तब लिख रहा हूँ, ये गामा कौन सा वाला गामा है, तो एक्सपोनेंशियल कौन से वाले हैं पहले वो लिख लो, फिर क्लियरिटी रहेगी, वरना ना कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि ये थ्योरम किसके करस्पॉन्डिंग लिखा जा रहा है। तो ये जो मैं एक्सपोनेंशियल लिख रहा हूँ, तो एक्सपोनेंशियल का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स एक्स मोर देन 0, तो एक्सपोनेंशियल तो ये वाला है, लैम्बडा है ना, और जो गामा लिखूंगा वो ये वाला एक करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ थ्योरम। ठीक है, तो इस वाले करस्पॉन्डिंग गामा ये वाला है। ठीक है, सो ये है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा और ये है गामा अल्फा बीटा। ठीक, तो ये नोटेशन क्लियर है। तो जब आप इसमें 2 लैम्बडा से मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड पैरामीटर डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्बडा लैम्बडा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा n कॉमा 1/2, और आप सब जानते हैं गामा n कॉमा 1/2 इसका स्क्वायर 2n, क्योंकि ये 2n/2 कॉमा 1/2 हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज, सो यहाँ से ये समझ आया कि 2 लैम्बडा समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन गामा 2n/2 1/2 इसके करती, दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ काई स्क्वायर 2n। ठीक, तो ये आ जाएगा। किसी को डाउट है पूछिए। ठीक है जी, सो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो आगे जो है कि तो ये हो गया, हाँ, तो यहाँ पाइवट क्वांटिटी है, तो नॉर्मल केस में मैंने 2 पाइवट लिखे हैं, एक तो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट है, इसको यूज करेंगे हम, तो ये पाइवट हेल्प करेगा हमें म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने में, और ये वाला पाइवट हमें हेल्प करेगा सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने में, और ये वाला पाइवट हमें हेल्प करेगा, है ना, दिस पाइवट विल हेल्प अस टू फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो सिमिलरली अगर एक्सपोनेंशियल चेंज कर देंगे, मान लो मैंने एक्सपोनेंशियल वाला पैरामीटर बदल दिया, लेट्स से
कि मैं इसी क्वेश्चन को रीराइट करूं दूसरे टर्म में। तो जैसे इसी क्वेश्चन को मैं रीराइट अगर करता हूं कि x1 x2 xn IID एक्सपोनेंशियल 1/λ है, तो अगेन एक्सपोनेंशियल 1/λ समझ आ रहा, रेट 1/λ है, तो इसका PDF 1/λ e की पावर माइनस x/λ। ठीक है, सो ये है। अब यहाँ पे पाइवट क्वांटिटी क्या बनेगी, तो यहाँ पे जब Q लेंगे मुझे लेना पड़ेगा 2/λ समेसन xi i फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो इससे जो जो ईच xi है एक्सपोनेंशियल 1/λ है, तो मैं सेम नोटेशन यूज करता हूँ। तो समेसन xi विल हैव गामा डिस्ट्रीब्यूशन n, 1/λ। ठीक, सिमिलर नोटेशन है। गामा वही वाला है जो ये गामा है, सेम गामा वी आर यूजिंग। तो चूंकि एक्सपोनेंशियल 1/λ का PDF ये है इसीलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब अगर 2/λ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे हमने अभी आपको थ्योरी बताए कि ये सेकेंड वाले पैरामीटर को डिवाइड करेगा, है ना, तो 2/λ विल डिवाइड दिस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गामा n, 1/2। सो अगेन आपको पता चला कि दिस इज हैज डिस्ट्रीब्यूशन chi² 2n। ठीक है जी, तो किसी को डाउट इसमें नहीं होने चाहिए, चेक कीजिए। सो Q इज अ पाइवटल क्वांटिटी, Q इज अ पाइवोट, है ना, Q इज नॉट अ Q कैन नॉट बी एस्टिमेटर क्योंकि इसमें पैरामीटर अवेलेबल है, और Q कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक। तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होना चाहिए, ये पाइवट है, इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी जो पीछे मैं रिजल्ट यूज कर रहा था वो कौन सा वाला रिजल्ट है, जैसे गामा में यूज कर रहा हूँ ना, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक थ्योरम यूज किया x इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, तो कांस्टेंट टाइम x जो होगा एक्सपोनेंशियल λ/k होगा। जब मैं बोलता हूँ x इज गामा अल्फा कॉमा बीटा, तो k कॉमा x विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा कॉमा बीटा/k। ठीक है, ये थ्योरम यूज किया हमने। अब ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल जो हम लिख रहे हैं इसका मतलब है कि व्हेन वी राइट x हैज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, इफ एंड ओनली इफ PDF ऑफ x वी कंसीडर इट इज रेट लैम्बडा नॉट मीन, है ना, ये आ जाएगा। व्हेन वी से x हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा बीटा, तो अभी जो मैं थ्योरम लिख रहा हूँ तो उसमें जो मेरा PDF यूज हो रहा है दैट इज दिस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओके जी, तो ये थ्योरम जो यूज़ कर रहे थे हम लोग, फिर बाकी आप तो जानते ही हो आगे। सो ठीक है, बाकी यहाँ पे जो हम लिख रहे थे x1 x2 xn एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, सो यू नो समेसन xi विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन गामा n, लैम्बडा। ठीक है, और जब आप बोलते हैं this is gamma alpha beta, so it is IID, so then summation xi will have distribution gamma n alpha comma beta। ठीक है जी, तो इस तरह से because this exponential lambda is nothing but gamma 1 lambda। ठीक है, so gamma exponential lambda is gamma 1 lambda। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं, देखिए जैसे x की वैल्यू 10 दे रखी है ना, सो अगर मैं θ/x रखता हूं यहां पे तो क्या होगा, चेक कर पाओगे? सो मैं देखो अभी मेरा पर्पस क्या है पूछने का, आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट इज द कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट इन द फर्स्ट ऑप्शन, मतलब कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल यूजिंग दिस पाइवट। पाइवट क्यों दिया गया है, क्वेश्चन ये है। सो पाइवट इसलिए दिए जाते हैं
कि इसके हेल्प से आप डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर सको। जैसे मैं क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, सेम क्वेश्चन को, तो देखो सो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी थीटा मोर देन 10.541 टू 31.623। इसका दूसरा अप्रोच भी हो सकता है, अभी मैं ये यूज कर रहा हूँ। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है, बाद में 10 यूज करना है, तो मैं नंबर्स के साथ 10 ही यूज करूंगा। 10.541 अपॉन 10, यहाँ 31.623 अपॉन 10। यहाँ x लिखा क्योंकि रैंडम वेरिएबल बनाऊंगा इसीलिए, है x ही, लेकिन x का मैं 10 वैल्यू यूज करूँ क्योंकि ये वैल्यू यूज करके बनाया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल जो बनता है वो तो एस्टिमेटर के टर्म में आता है, T1 T2, T1 एस्टिमेटर है, T2 एस्टिमेटर। यहाँ नंबर्स हैं, क्यों नंबर्स हैं, क्योंकि उस एस्टिमेटर में x की वैल्यू यूज की गई है, और यहाँ पे सैंपल साइज 1 का है, एक ही रैंडम वेरिएबल है, सैंपल ऑफ साइज 1, तो n की वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो अभी मैंने ये डिसाइड कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर लो। क्यों रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि x अपॉन थीटा पाइवट है, ठीक है ना। तो पहले तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि यहाँ q की वैल्यू है x अपॉन थीटा, तो ये x का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक, x का डिस्ट्रीब्यूशन ये, तो आप लोग मुझे q का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के बताइए। q का डिस्ट्रीब्यूशन किसी के टर्म में, मान लो q के टर्म में ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई नया नंबर ले लो। सो q का डिस्ट्रीब्यूशन जरा निकाल के बताओ, कौन सा वेरिएबल लो, कोई वेरिएबल ले लो, x में ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ q है ना, दिस इज पाइवट, ये बता रखा है, दिस इज पाइवट, तो ऑब्वियसली पाइवट है, इसका मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री आएगा। क्या आएगा बताओ मुझे, या व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ q, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ q, आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके बताओ, है ना। पाइवट का डेफिनेशन ही है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री आएगा, ठीक है। तो 2 1 बीटा 2 1, ओके। सो बाकी लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ है ना एक्स जीरो थीटा में, तो एक्स बाई थीटा 0 से 1 में होगा, और यहाँ एक्स बाई थीटा को अगर क्यू रख दोगे तो 2q आ जाएगा, 2q, है ना। तो जो मैं पीडीएफ पूछ रहा था, अगर आप q का पीडीएफ निकालोगे मेथड से, तो ये 2t, t में लिख रहा हूँ 2t, जहाँ t की वैल्यू 0 से 1 आ जाएगी, यही आ जाएगी। तो क्या आप इस पीडीएफ को यूज करके ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सो अभी के लिए मैंने इसका नाम q रख दिया। सो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.0541, और यहाँ 10 से डिवाइड करोगे 3.1623। तो जरा ये प्रोबेबिलिटी निकाल के बताइए आप लोग, ये q है, ये वाला q, तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, q का पीडीएफ 2t आएगा, ठीक जी। सो ये 2t dt 1.0541 से लेके 3.1623, ये कितना आ रहा है, चेक कीजिए, ये प्रोबेबिलिटी निकाल के बताइए। सो इसका आंसर आपको मिला 8.88, आई थिंक नहीं 80 आना चाहिए, 80%, 80 आएगा शायद, 80% मतलब 0.80 आना चाहिए, 8.889, अच्छा ठीक है अगर ऐसा है तो। सो बाकी लोग चेक कर लीजिए, स्क्वायर होके आ जाएगा ना, ये सही कैलकुलेशन मैंने सही लिखे ना। 10.541 से 31.623, 10 से डिवाइड किया तो 1.0541, 3.1623, फिर ये टी स्क्वायर हो जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो अभी जैसे लोग बता रहे हैं कि ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, सो प्रोबेबिलिटी शुड बी बिटवीन 0 and 1, ऐसे कैसे हो रहा, कुछ तो मिस्टेक है इसका मतलब। सर वहाँ पे अच्छा रेसिप्रोकल करना भूल गया मैं, एक हाँ वही मैं कह रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर, अरे बोला था लेकिन किया नहीं मैंने। ये देखो थीटा अपॉन एक्स है, यहाँ तो एक्स अपॉन थीटा था ना, दिमाग से निकल जाता है। अभी तो मैं बोला था रेसिप्रोकल करेंगे, फिर वो रेसिप्रोकल किया नहीं मैंने एक्चुअली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो है ना, हम तो जो पीडीएफ लिख रहे हैं वो एक्स अपॉन थीटा का लिख रहे हैं, नॉट थीटा अपॉन एक्स का।
तो हमें तो एक्स अपॉन थीटा करना पड़ेगा ना, तो इसको एक्स अपॉन थीटा पहले करना पड़ेगा। तो है ना, हमें तो एक्स अपॉन थीटा का पीडीएफ यूज करना है, तो एक्स अपॉन थीटा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 10 अपॉन, जैसे बगल करेंगे ना आप, तो ये इधर आ जाएगा 10 अपॉन 31.623 और ये हो जाएगा 10 अपॉन 10.541। अब सही है, हाँ अब फिर से वही प्रोसेस लगाना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर वो जो नंबर आया था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो वही चीज़ है। तो अब ये Q हो गया, तो इसका मतलब है Q इज बिटवीन दिस 10.31623 10 अपॉन 10.541, यही ना। अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो पीड इंटीग्रेट करो अब इसमें। ध्यान रखना ये हमारा Q है, नॉट थीटा अपॉन एक्स। Q वाज क्वेश्चन में गिवन है, Q क्या लेना है वो क्वेश्चन में गिवन है कि पाइवट क्वांटिटी आप एक्स अपॉन थीटा लो। क्वेश्चन इज सेइंग यू टेक पाइवट क्वांटिटी थीटा, ठीक है ना। सो अब सही है ना, क्योंकि हमें एक्स अपॉन थीटा का पीडीएफ निकालना था ना। तो अब आप सिंप्लीफाई करोगे, यही चीज़, यही इंटीग्रेशन होगा 2t dt यहाँ से यहाँ तक, तो ये 0.8 आएगा, 80 मतलब 80%, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। पूछा था कि विच वन इज द 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो अभी पहला निकाला 80% आ गया। सिमिलर वे आप बाकी ऑप्शन में भी फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, तो यहाँ 80% है, इसका निकाल के देखो, इसका निकाल के देखो, है ना। तो आप सब में कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट फाइंड कर पाओगे यहाँ पे कि विच इंटरवल इज 80, तो पहला ही 80%, पहला ही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही है ना, बाकी ऑप्शन में सेम होगा, बस डेटा बदलेगा, ये नंबर्स बदलेंगे, प्रोसेस तो सेम रहेगा, ये और ये नंबर्स बदलेंगे, यहाँ ये दोनों नंबर आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ऐसे कर करके आप सब में कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल, अगर जरूरत पड़ी तो यू कैन फाइंड कि ये कितना, ये 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये कितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये कितना परसेंट, ये कितना परसेंट है, तो यू कैन फाइंड यूजिंग दिस पाइवट। तो पाइवट इसलिए दिया गया है ताकि आप यहाँ पे पाइवट कंसीडर कर सको, इसीलिए। और यहाँ x की वैल्यू भी इसलिए दी गई है, अगर x की वैल्यू नहीं देता तो क्या होता, तो यहाँ पे आंसर x के टर्म में होता, अगर यहाँ x की वैल्यू नहीं दी गई होती तो आंसर x के टर्म में होता, लाइक 2x to 3x, ऐसा कुछ जो भी समथिंग होगा, x+2 से x+3 ऐसा कुछ रहता, तो आंसर x के टर्म में ऑप्शन होता। फिर क्योंकि x की वैल्यू दे दिया तो x के टर्म, आंसर नहीं x के टर्म में, वो वैल्यू उसके टर्म में है, ठीक है। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है। डेफिनेशन पे अगेन, ये डेफिनेशन यूज किया यूजिंग पाइवट। सो पाइवट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे, Q का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर 2,1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइवट इज फ्री ऑफ अननोन पैरामीटर, तो ये अननोन पैरामीटर से फ्री है जी। तो इस तरीके से, तो अभी देखो मैंने अभी बस ये डिफाइन किया है, तो कल मैं ये डिराइव करूंगा, अभी जस्ट हमने डिफाइन किया है कि व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। कल ये वाला पार्ट होपफुली मुझे लगता है कल ही खत्म हो जाएगा, ये एक क्लास का ही कंटेंट बचा है। तो इसमें बस हमें क्या करना है इस पार्ट में, इस पार्ट में मुझे यूनिवेरिएट नॉर्मल में जो म्यू है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला डिराइव करना है, या मैं सीधा से लिखा दूंगा तभी हो जाएगा, लेकिन मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे आता है। सो नॉर्मल में म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या फॉर्मूला है, सिग्मा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, फिर 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल, 2 सैंपल है नॉर्मल का xi और yi, उसमें μ1 माइनस μ2 का क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल है, मेनली यही पूछता है। फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपोनेंशियल थीटा है तो उसका क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्सपोनेंशियल, और 1/थीटा है तो क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये डिराइव करना है। सो एक क्लास में ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगले क्लास में डिराइव करूंगा, इसका फॉर्मूला है, मतलब कहीं भी मिल जाएगा तुम्हें फॉर्मूला, लेकिन मैं फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा। अभी यहीं स्टॉप करते हैं, चलो अभी के लिए थैंक यू, कल इसको कंटिन्यू करते हैं, जब तक तुम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो चाहो तो, बाकी कंप्लीट कर लो एस्टिमेशन वाले बाकी पार्ट।